लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था स्प्रिंग फोर्स, लॉज ऑफ मोशन में ही आता है ये। तो अब आप ये देखिए कि उसी टॉपिक को हम फिर कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जैसे मैंने स्प्रिंग फोर्स समझना है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से आएगा। अगर स्प्रिंग आपका रिलैक्स पोजीशन पे है, मतलब ना तो दबा हुआ है ना खींचा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में जब स्प्रिंग के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री है और स्प्रिंग में ना तो कंप्रेशन है मतलब दबा हुआ नहीं है, ना ही ये खींचा हुआ है, ठीक। वैसे कंडीशन की हम पोजीशन अगर हम बात करें तो स्प्रिंग की जो ये पोजीशन है ये कहलाएगी x = 0। अब इस x = 0 वाली पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन भी कहेंगे। ये क्यों कहते हैं वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अब अगर स्प्रिंग आपका रिलैक्स पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब स्प्रिंग पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए, मान लो मैं स्प्रिंग को अब कंप्रेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगाया। अब फोर्स या तो आप हाथ से लगा सकते हो या एक ब्लॉक अटैच कर दो, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ही अटैच कर देता यूं, तो ये ब्लॉक अब आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। पहले ब्लॉक बना देते हैं और स्प्रिंग को ऐसे अटैच कर देते हैं, ठीक। अब ये नॉर्मल पोजीशन पे है आपका स्प्रिंग, ठीक है, ब्लॉक रेस्ट पर है। अब ये ब्लॉक जो है आगे चला गया, मान लो मैंने इसको दबा दिया यूं, स्प्रिंग अब इस तरह से कंप्रेस्ड हो गई। यहाँ आ गई। अब ये जो इसकी पोजीशन आपको दिख रही है स्प्रिंग की, ब्लॉक का इस पोजीशन में दिखा रहा हूँ, लेकिन मानो आपकी स्प्रिंग का ये पोजीशन है क्योंकि स्प्रिंग यहाँ तक अटैच है ना। तो अब देखिए, मान लो ब्लॉक अगर आपने x डिस्टेंस दबा दिया इसको इस तरफ यूं, तो इस खुद से तो संभव है नहीं, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए वो फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स F। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हमने F अप्लाई किया स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय X। कंप्रेस्ड बाय X। क्या होगा, स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो उसके बाद क्या होगा, जब तक ये फोर्स लगेगा ये स्प्रिंग कंप्रेस पोजीशन में रहेगी, मतलब दबे हुए पोजीशन में रहेगी, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस हमने दबा के इसको रखा हुआ है, इसका मतलब कि ये फोर्स लग रहा है। जैसे ये फोर्स हट जाएगा तो स्प्रिंग अपनी इस पोजीशन पे नहीं होगा, स्प्रिंग क्या होगा, वापस आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है, स्प्रिंग यहाँ से वापस इस पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब अगर आप इस पोजीशन को कह रहे हो x = x, है ना, तो ये, और अगर मान लो ये -x है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन हमने इसको कंप्रेस किया है, तो इस फोर्स के हटते ही स्प्रिंग जो है वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है उससे आगे भी चली जाए, तो ये ब्लॉक आपका इधर आ जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, ऐसे आते आते धीरे धीरे क्या होगा, वो यहाँ पर फिर आकर रुक जाएगा। तो जिस पॉइंट पर रुकता है वो यही x = 0 वाली पोजीशन होती है, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा ली जाए तो ये ब्लॉक जो स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेशन के बाद थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा। तो जिस पोजीशन पर रुकेगा वही आपकी मीन पोजीशन कहलाएगी, या उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और वो यही आपका x = 0 वाली पोजीशन है। और यहाँ पे आपने उसको x = -x कंप्रेस कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई। अब अगर मान लीजिए हम स्प्रिंग को खींच लेते, इसी स्प्रिंग को खींचते, इस तरफ फोर्स लगाते,
है ना, ये आपका x इजिकल टू 0 का पोजीशन है, ये स्प्रिंग खींचकर यहाँ चली जाती, ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो स्प्रिंग है आपका यूं फैल जाता है, ठीक है, ब्लॉक अब यहाँ नहीं है। तो ये आपकी x इजिकल टू 0 वाली पोजीशन थी, और ये आपका जो आ गया x इजिकल टू प्लस एक्स का पोजीशन है। तो यहाँ पर हम क्या करें, स्प्रिंग आपका एलोंगेटेड कंडीशन में है, स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब खींचा हुआ है, स्प्रिंग इज एलोंगेटेड और स्ट्रेच्ड। तो ये भी तब पॉसिबल है जब आप F लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो जब तक F लगता रहेगा ये स्प्रिंग स्ट्रेच पोजीशन में रहेगी, जैसे ही आप ये हटा लोगे स्प्रिंग अपनी वापस पोजीशन पे चली जाएगी, मतलब ऑसिलेट करते हुए फाइनली वो फिर इसी मीन पोजीशन पे आके ये स्प्रिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड भी हुआ फिर स्ट्रेच भी हुआ, और दोनों कंडीशंस में हम देखते हैं कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स F को हटा दी जाए तो स्प्रिंग जो है अपने मीन पोजीशन पे आके रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसी पे आएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जैसे स्प्रिंग फोर्स की वजह से होता है। अब ये क्यों आया, स्प्रिंग एक ऐसी बॉडी है जो अपनी ओरिजिनल स्टेट को लेना चाहेगी, इसकी ओरिजिनल स्टेट है, इतने लेंथ पर है ये, तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स हटेगा तो इस स्प्रिंग की कंडीशन होगी ये वाली, चाहे इस कंडीशन में कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाए, इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये देखो कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग जो है अपने कंप्रेशन वाले स्टेट को अपोज करेगा। जब आप इस फोर्स F से इसको कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस नहीं होना चाहेगा, तो ये एक फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली, ये हो जाएगी Fs, इसे हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। अब चूंकि स्प्रिंग फोर्स आपका पेयर में लगता है तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, तो ये हमेशा पेयर में ही लगेगा। यहाँ पर भी देखो, जब आप स्प्रिंग को ऐसे से खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स इसमें लग जाएगा पेयर में, और ये अपने खिंचाव का विरोध करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स आप कह लो ऐसे लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही, स्प्रिंग फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा बिकॉज ये कांटेक्ट फोर्स है, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं स्प्रिंग को समझना चाहूँ कि स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से कैसे रिलेटेड हुआ, तो आप ये देखो, जैसे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं ये आपका x इजिकल टू 0 वाली पोजीशन थी, आपने स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस कर दिया, मतलब x इजिकल टू माइनस x ले गए, तो इस पॉइंट पे यहाँ तक लाने में आपने यूं एक्सटर्नल फोर्स लगाया और स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगा। तो जैसे स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स जो है Fs, ये हमेशा आपको दिखेगा कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लग रहा है, ठीक है, यहाँ भी लग रहा है। दूसरी कंडीशन में आप ये देखें, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि स्प्रिंग फोर्स Fs हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगेगा। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लग रहा है, ठीक। अब कंप्रेस होने में आपने इसको x डिस्टेंस तो इधर लगाया ना, ये स्प्रिंग इस तरह से x अमाउंट में कंप्रेस्ड हुई और स्प्रिंग फोर्स कैसे लगा, इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, नेगेटिव x। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने कंप्रेस स्टेट के लिए बनाया। स्ट्रेच पोजीशन में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो ये मान लो उसकी x इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, और जब ये खींची जाएगी
x इजकल टू x की पोजीशन में आएगी, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसे लगाया ना, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे, और इसमें खिंचाव किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ। तो यहाँ भी देखो, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ध्यान दूं तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तब भी ये रूल लागू हो रहा है। तो कहने का मतलब एक साइंटिस्ट थे हुक, रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या बोला कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव ऑफ एक्स का। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुक्स लॉ। तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के। ठीक, इस के को हम कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज ए कांस्टेंट कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, हुक्स लॉ होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस लॉ के हिसाब से ग्राफ बनाऊं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो एक चीज तो आपको समझ में आया कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन और स्ट्रेच दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो रही है तो एक्स इधर कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स बाहर लग रहा है, तो एफ एस और एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्ट्रेच में भी क्या हो रहा है, आप खींच ऐसे रहो लेकिन स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को अपने पोजीशन में ले जाना चाहेगी, तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। तब भी ये रूल लगता है कि एफ एस जो है हमेशा अपोजिट और नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। अब आप ये समझिए कि एफ एस स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग को अब हमेशा कोशिश करता है कि स्प्रिंग को मीन पोजीशन पे ले जाए या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाए। ठीक है, इसी वजह से स्प्रिंग जो है जब आप खींचते हैं तो वो वापस चली जाती है, और अगर दबाते हैं तब भी वो वापस अपने पोजीशन में आ जाएगी। तो खींचना या दबाना ये स्प्रिंग फोर्स ही है जो पेयर में लग रहा है। जब आप दबा रहे हो स्प्रिंग को, मान लो कॉन्टैक्ट में, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, स्प्रिंग आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा देगा। तो इससे स्प्रिंग या तो जब आप खींचते हैं तो वापस आ जाएगी, और दबाते हैं तब भी स्प्रिंग वापस आ जाएगी। अब इसकी एक लिमिट होती है कि ये सारे रूल जो हैं एफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा लगा दें कि स्प्रिंग को खींचा और फिर वो टूट गया, तब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये जब हम कहते हैं ना कि हुक्स लॉ आपका एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो इसकी लिमिट क्या, लिमिट में ही अप्लाई होगा। मतलब वो लिमिट एक्स की वही लिमिट होनी चाहिए जिसमें स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, अपनी इनिशियल इनर्शियल स्टेट को ले ले, तभी ये लॉ वैलिड है। अगर स्प्रिंग टूट जाता है तब फिर ये लॉ वैलिड नहीं है। ठीक, तो मैं कह रहा था कि अब आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखो, इधर x ले लेते हैं, इस तरफ भी माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इधर फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो रहा है, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो जब आप खींचोगे तो फोर्स किधर चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस सेक्शन के लिए फोर्स की वैल्यू नीचे होगी, बात समझ में आई, इस तरफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये आपका एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स है। ठीक, किस कंडीशन में, जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, स्प्रिंग इज स्ट्रेच, मतलब खींची हुई है स्प्रिंग।
जब आप स्प्रिंग को दबाते हो तो एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन फोर्स क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। आप ऐसे दबाओगे स्प्रिंग वापस ऐसे आना चाहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब एक्स आपकी नेगेटिव होगी तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ग्राफ हो गई। यहाँ भी आप लिखोगे एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और ये क्या आपका ये जो सेक्शन है ये कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, हुक्स लॉ का ग्राफ अगर आप बनाते हो फाइनल ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा। लॉ तो ये कहता है कि एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, माइनस के एक्स आ गया, और ग्राफ आप सीधा ऐसे बना दो, ये ग्राफ हो गया, है ना। इधर एफ हो गया और इधर एक्स हो गया। मोस्ट एक्यूरेट ग्राफ यही है। उसी चीज़ को मैंने समझाया है कि स्प्रिंग फोर्स की ग्राफ इस तरह से होगी। अब कौन सा सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको समझ में आ गया। K इज फोर्स कांस्टेंट, K इज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर आप मॉड लेते हो, मॉड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस के एक्स, मतलब एफ एस इज इक्वल टू के एक्स मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो के आपका हो जाएगा एफ एस बाई एक्स। अब के की यूनिट क्या होगी, देखो के की यूनिट हो जाएगी यहां से न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशन अगर हम निकालें स्प्रिंग कांस्टेंट का तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू फोर्स का हुआ और डिस्टेंस का हुआ एल, मतलब डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू एम टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू एम टी माइनस टू। तो यही आपका हुक्स लॉ है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैंने आपको क्या बताया, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट में आता है, तो ये हमेशा पेयर में लगेगा। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि स्प्रिंग फोर्स पेयर में लगती है। दूसरा चीज़ है जो आप आगे पढ़ेंगे, मैं भी बता देता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब स्प्रिंग फोर्स से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक टर्म है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, कब से पढ़ रहोगे मुझे अभी तो ध्यान में नहीं है, लेकिन एक टर्म आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इसमें बोलते हो कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, हम इसे डिटेल में वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, आप ऐसे पढ़े हो इसको, है ना, 9th में पढ़ा होगा शायद। तो ये हमेशा नहीं होता, एनर्जी कंजर्व जो है ये हमेशा नहीं होता, नॉट ऑलवेज। इसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि एक कंजर्वेटिव फील्ड होना जरूरी है। एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और कंजर्वेटिव फील्ड में फोर्स कौन सी लगेगी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी ऐसे ही समझा रहा था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी है, मतलब इसकी वजह से आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं एक फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
वो एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर ए स्प्रिंग अटैच टू वन एंड्स। मान लो ये स्प्रिंग है ना, ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका फिक्स सपोर्ट है इधर, मतलब इस तरह से करने का मतलब फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, जैसे कोई दीवार हो सकती है। ये आपका ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, ना तो ग्राउंड मूव कर रही है ना ये वॉल मूव कर रही है। अब मान लो कि स्प्रिंग का एक सिरा फिक्स कर दिया गया फिक्स सपोर्ट पे और दूसरे सिरे पे एक बॉक्स लगा दी गई, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो सरफेस आपका स्मूथ है, तो मेन कंडीशन क्या है कि इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस। इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस, ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है। इसमें हर एक वर्ड की मीनिंग होती है, जैसे रेस्ट का मतलब मोशन में नहीं है, और स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे ये चलेगी, है ना, मान लो आप ऐसे समझो, इसको खींच के छोड़ दे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेट करते करते रुक जाएगी, ऐसा होगा। तो रुक जाने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और आप इसको खींच के छोड़ दोगे तो ये रुकेगी नहीं, ये चलती ही रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में। खैर वो जब ये चैप्टर और वर्क एनर्जी जब ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है ना, तब आप प्रॉपरली न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझना ज़रूरी है, तो हर कंसेप्ट एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको धीरे ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे ही कंडीशन ये था आपका कि एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स हो गया, एक एंड पे ब्लॉक लगा दिया गया और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ओके, अब आगे कह रहा है इस ब्लॉक के मास को m से डिनोट करो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिनोट मास ऑफ बॉक्स इज बाय m, फोर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एज k, स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट को k लिखिए, एंड ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द बॉक्स इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली, इसको पुश किया जा रहा है, तो पुश करने में आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, मान लो वो F लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया द बॉक्स इज पुश्ड, क्वेश्चन की बात है, द बॉक्स इज पुश्ड बाय डिस्टेंस x, बाय अ डिस्टेंस x, मतलब ये फोर्स लगा के इस बॉक्स को यहाँ से थोड़ा आगे दबा दिया गया, पुश किया गया, तो कितना दबाया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ x डिस्टेंस दबा दी गई, ठीक है। एंड हेल्ड एट रेस्ट, एंड हेल्ड एट रेस्ट, ये वर्ड क्यों लिखा गया, हेल्ड एट रेस्ट का मतलब हो गया कि इसको दबा करके फोर्स लगाई जा रही, फोर्स हटाई नहीं गई, तो हेल्ड मतलब इसको रोका गया है, मतलब x डिस्टेंस आपने दबाए रखा है ताकि ये रेस्ट में रहे, है ना। आप जैसे ये फोर्स हटा लोगे तो फिर ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ये आगे चला जाएगा, क्यों, स्मूथ सरफेस है, वापस आएगा फिर आने लगेगा, आना जाना, तो कभी रुकेगा ही नहीं, ऑसिलेट करने लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि इसको x डिस्टेंस दबा करके रोक दिया गया है, तो मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं हटा है, इसका मतलब हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स थ्रू आउट मोशन में लग रहा है, लेकिन x डिस्टेंस पे ले जाकर हमने रोक दिया। ऐसा नहीं कि हम इसको पूरा लगाए जा रहे हैं, ये बेचारा दबता ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए F ने बॉक्स को x डिस्टेंस ले गया और वहाँ पे इसको रोक रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहला है आपका ड्रॉ FBD ऑफ बॉक्स, मतलब इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहला क्वेश्चन है,
ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, इसी को पहले बना लेते हैं। ये बॉक्स है, इसको पॉइंट बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका यही है। और दूसरा स्टेप क्या है, जैसे मैंने बॉक्स को पॉइंट बना दिया तो अब हमारा काम क्या है, इस पे सारे फोर्स, जितने भी फोर्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वेट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका वेट किधर लगेगा, नीचे। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले वेट बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा, अब आप एक्सटर्नल फोर्स देखो, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये, ठीक है, लगा दिया। तो ये दो फोर्स तो मुझे दिख रही थी, सीधा लगा दिया। अब आप देखो स्प्रिंग का, जब ये दबेगा रेजिस्टेंस, मान लो स्प्रिंग ऐसे दब करके यहां पहुंच गई, है ना, सॉरी, ये दब कर यहां पहुंच गई एम मास की, तो इसने ऐसे दबाया तो स्प्रिंग इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो वो स्प्रिंग जो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा वो कौन सा फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स आपका क्या होता है, पेयर पे होता है, मतलब यहाँ पेयर में आपका लगेगा स्प्रिंग फोर्स, मतलब एक स्प्रिंग पे निगेटिव डायरेक्शन में और एक ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स कौन सा होगा, इधर वाला, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, ये आ गया आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने सारे फोर्सेस को देख लिया और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो हमें ग्राउंड पे कोई फोर्स देखनी ही नहीं है। अब आ जाओ वर्टिकल डायरेक्शन। इस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ब्लॉक का वेट mg नीचे लग रहा है, तो ये mg कर क्या रहा है, ये mg जो है यहां पर इस बॉक्स को पुश प्रेस कर रहा है, बॉक्स जो है ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, यहां से ऐसे इस ग्राउंड में ऐसे फोर्स प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रेस करने से ग्राउंड मूव तो किया नहीं, हर फोर्स का एक इफेक्ट होता है ना। आप बॉडी में फोर्स लगाओगे तो बॉडी को चलनी चाहिए, और नहीं चलने का मतलब क्या है, उसने उतना ही फोर्स लगा दिया। मतलब अगर बॉक्स ग्राउंड पे mg फोर्स लगा रही है तो इस ग्राउंड को टूट जाना चाहिए, अंदर बॉक्स अंदर चला जाए, लेकिन जाता नहीं है, वो यहीं पर है। तो इसका मतलब है क्या कि ग्राउंड अगर कहीं नहीं जा रही, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। तो ये कब संभव है, जितना फोर्स ये ब्लॉक्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ग्राउंड भी इस पे लगा दे। समझ में आई बात। तो जब ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स n, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड की जो रिएक्शन है वो n होगी। अब ये जैसे ये बॉक्स है, ये देखिए, ये mg नीचे लगा, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड बॉक्स पे ऐसे पेयर में फोर्स लगाएगी, u और u, है ना, यही आपका नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ग्राउंड पे। तो इस बॉक्स पे मैं एक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा दूंगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में वैल्यू में बराबर होगी, n = mg, तभी ये बॉक्स जो है इस ग्राउंड पर है। और इसका बराबर होने के लिए ज़रूरी क्या है, आपका नेट फोर्स 0 है, तभी ऐसा होगा एक्स एक्सिस में। ये बातें समझ में आ गई आपको, ठीक। तो अगर मैं ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मान लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ जो पेयर बना इसका, ये वाला तो बॉक्स पे है, ये वाला भी बॉक्स पे है। mg जो है ये बॉक्स पे लग रही है, लेकिन ग्राउंड पे लगने वाला फोर्स एक ही, और वो क्या आपका नॉर्मल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पर रेस्ट पर है एक्स डिस्टेंस दबने के बाद भी, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। स्प्रिंग फोर्स जो है F के बराबर है, तभी ये ब्लॉक मूव
नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये ब्लॉक मूव कर जाता है। तो कहने का मतलब ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, ये ऐसा इसलिए हुआ कि नेट फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब इस फोर्स को पॉजिटिव लोगे और इस फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, तो एफ एस माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या निकल के आएगा मुझे, एफ एस इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो एफ एस की वैल्यू डाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू एफ। तो क्वेश्चन में आपको एफ दिया हुआ था, एफ एस दिया हुआ नहीं था, के दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था। तो फाइनली मेरी रिलेशन क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये मेन रिलेशन हमारा कैलकुलेट होकर आंसर टाइप दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक्स निकालना है कि कितना हम कंप्रेस किए, तो आंसर हो जाएगा एफ बाई के, या जो निकालना चाहो निकाल सकते हैं। समझ में आया इस क्वेश्चन का एफबीटी कैसे बना। अब इस फोर्स को हटाकर यहाँ पे मैं अगर अपना हाथ लगा दूँ, है ना, और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके हाथ पे क्या फोर्स लग रहा है, तो आंसर क्या होगा, एफ एस। ये वाली हमारे हाथों पे कौन सी फोर्स लगेगी, एफ एस। ठीक है, चलिए, ये स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया आपको। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जब हम एफ एस का के एक्स लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम हमने बताए थे आपको, है ना। आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे ब्लॉक के मोशन वाले, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे बनता है वो। ओके, अब चलिए हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब लॉज ऑफ मोशन का दूसरा टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स के बाद फ्रिक्शन। जो बार बार आ रहा था, फ्रिक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या होता है ये पढ़ना है। तो जनरली फ्रिक्शन जो है 3 तरह की होगी। फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा, है ना, और तीसरा आपका हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये 3 तरह के तो होते हैं। अगर मैं ये समझो कि ये फ्रिक्शन है क्या चीज़, तो आप ये देखो, जैसे आप कोई ये कभी भी, जैसे ये सरफेस है मान लीजिए, आपको दिख रहा है, आप इमेजिन करो आपको इसी सरफेस पे चलना है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको फ्रिक्शन समझ में आएगा। आपको चलना है, मतलब ये सड़क है, साफ़ सुथरी सड़क है, जैसे पक्की सड़क होती है, तो आप इस पे चलें, आप गाड़ी चलाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सूखा हुआ है, ड्राई है, कोई चिकनाहट नहीं है, आप आराम से चल पा रहे हो इसमें। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रफ सरफेस।
अब इमेजिन करो कि इसी सरफेस पे बहुत तेज बारिश हो गई, पानी आ गया, तो क्या आप उसी तरह चल पाओगे जैसे पहले चल पाते थे? थोड़ी दिक्कत आती है चलने में या गाड़ी चलाने में, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। या पानी छोड़ो, पानी से उतना क्लियरेंस नहीं आती। मान लीजिए यहाँ पे तेल गिर गया है ना, ऑयल होता है ना, पूरा ऑयल सरफेस पे आ गया, अब बताओ हम क्या चल पाएंगे? मुश्किल होता है चलना। तो ऑयल गिरने से होगा क्या, ये रफ सरफेस जो है स्मूथ हो गया, चिकना हो गया। अब जैसे केला का छिलका है, वो काफ़ी स्लिपरी टाइप का होता है, अगर वो रोड पे चल रहा है, गिरा हुआ है और आपका पैर उस पर पड़ गया तो क्या हो गया? आप स्लिप कर गए। मतलब केले के छिलके ने ऐसा क्या किया कि आप गिर गए या आप चल नहीं पा रहे हो उस पर? तो आंसर है कि वो सरफेस को स्मूथ बना दिया। तो अब ये रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस क्या है? आपको जो सड़क या रोड बिल्कुल साफ सुथरी एकदम सीधी दिखाई दे रही है, एकदम एक लेवल में दिखाई दे रही है, एक्चुअली में इस तरह की होती नहीं है। अगर आप इसको साफ मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे होंगे इस तरह से, है ना। रफ, ये इसी को बोला जाता है रफ सरफेस, ठीक है। तो अब जो बॉडी इस पे आएगी, मान लो कि इस पे आपके कार का टायर आ गया या साइकिल का टायर आ गया, है ना। जैसे ये साइकिल का टायर है, मान लीजिए साइकिल है और इसका टायर है, तो टायर को उठाओ थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ पर इतना दूर ये भी क्या होगा, आपको देखने में चिकना लग रहा है लेकिन होगा रफ। तो ये यहाँ पर ऐसे, है ना, लॉक कर लेगा। मतलब दोनों में गड्ढे हैं, इसमें भी गड्ढे हैं और इस ग्राउंड में भी गड्ढे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को लॉक कर लिया। लॉक कर लिया मतलब जैसे फिंगर है, फिंगर को फिंगर में से घुसा दो, है ना। फिंगर आपका, दोनों हाथ का फिंगर यूँ आ गया, ठीक है, आपने घुसा लिया, लॉक हो गया ये। तो रफ सरफेस पे दो बॉडी आती है तो लॉक हो जाती है। जैसे आप करके देखो सब लोग, ऐसे ही लॉक हो जाएगा। अब आप इसको खींचना चाहो, है ना, धीरे धीरे खींचना चाहो, क्या दिखेगा आपको? थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एक दूसरे को लॉक बना लेता है। अब तो हम कहेंगे जब लॉक बन गया मतलब ये रफ सरफेस हो गया। और जब बॉडी, जैसे दो हाथ है, इसको ऐसे खींचा तो दूसरा बॉडी क्या होता है, इस खिंचाव का विरोध कर रहा है, मतलब ये नहीं चाहता है कि ये जाए, ये नहीं चाहता है कि ये जाए। तो जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये इसको रोकेगा, ठीक है। तो रफ सरफेस क्या करता है, रफ सरफेस क्या करेगा, जब बॉडी इस पर चलने की कोशिश करेगी तो उसको वो चलने नहीं देगा, है ना, रोकेगा। जैसे ये चलने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे कांटेक्ट में जो लॉक बना है वो इसके पीछे फोर्स लगाने लगेगा, और यही फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको समझ में आया? तो फ्रिक्शन फोर्स रफ सरफेस पे ही होगा। और अगर स्मूथ सरफेस हो गया तो स्मूथ सरफेस पे तो लॉक बनेगा नहीं, आप वहाँ पे चल नहीं पाओगे, चाहे ऑयल गिर जाए या केला का छिलका आ जाए या कुछ भी, स्लिपरी सतह, बहुत चिकना सतह हो गया, जैसे बर्फ़ हो गया, है ना। बर्फ़ के ऊपर आप चलना चाहोगे तो स्मूथली नहीं चल पाएंगे, आप गिर सकते हैं। तो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। रफ सरफेस में फ्रिक्शन रहेगा, मतलब हमें चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो वो भी एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो रेगिस्तान है, सिर्फ बालू ही बालू है, या इसी रोड पे मैं पूरा बालू भर दूँ, एकदम गर्म सूखा हुआ ड्राई, और फिर आप उस पर नहीं चल पाएंगे। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कहीं होता होगा, देखते हो कि कुछ बालू रोड पे आ गया, अब बाइक जितनी स्पीड से आपकी आ रही थी, अब आप उस पर चलेंगे तो आपको वो नहीं चलने देगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, हाईली रफ हो गया। तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाने से उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तब भी आपको चलने नहीं देगा। तो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, है ना। फ्रिक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये इट इज अ नेसेसरी एविल है, चलने या मोशन के लिए ज़रूरी है। ये होगा तभी हम चल पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा हो गया तब भी चलने नहीं देगा।
तो दोनों तरफ से ये ज़रूरी है हमारे लिए। स्मूथ सरफेस पे क्या है कि बॉडी अगर मान लीजिए चलना शुरू कर दी, एक बर्फ़ का सतह है, बड़ा सा सिल्ली है ना, बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, इस पे इस तरफ आप कोई ब्लॉक को स्लाइड कर दो, हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता ही जाएगा, ये कभी रुकना इसको नहीं है, क्योंकि पीछे से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर यहाँ पे एक रफ सरफेस है और इसी बॉल को फिर आप इस पर रोल कर दो, तो आप देखोगे कि ये थोड़ी दूर जा करके रुक गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर क्या होगा, नेवर स्टॉप्स। क्यों, यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है और ये रुक जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन 0 नहीं है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो नॉर्मली नेचर में फ्रिक्शन होती है जो मोशन को अपोज करता है, वो मोशन को रोकना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है? और ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया है, ये ब्लॉक जो है आपका रेस्ट पर है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक, फिर एक और सरफेस है, एक और सरफेस, मैंने 3 सरफेस बना दिए मैंने, वही ब्लॉक है। अब है क्या, चलो इसी में समझा देते हैं, 3 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए रेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। ये पहला डायग्राम है, मान लो ये ब्लॉक रेस्ट पर है ना, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तभी वो रेस्ट पर है, क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाएगा। रेस्ट पे रहते हुए भी अगर मैं इसमें फोर्स बनाऊँ तो मुझे फोर्स कैसा दिखेगा, एक mg और एक नॉर्मल फोर्स बॉक्स का। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ तो आपको एक mg नीचे आ जाएगा और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर आ जाएगा। चूँकि रेस्ट पर है, x में कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक, तो वर्टिकल फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगे। तो n = mg, मतलब y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो ब्लॉक रेस्ट पर है। दूसरी बात ये अगर समझी जाए कि इस कांटेक्ट को देखा जाए कि ये कांटेक्ट तो आपका रफ सरफेस का था, है ना, ये कांटेक्ट जो है आपका ये रफ सरफेस है, तो लॉक होगा, ये लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो बात ये है ना कि फ्रिक्शन फोर्स तभी आएगी, फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, ये मोशन को अपोज करता है। तो जब बॉडी मोशन में है ही नहीं तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा, हालांकि ये लॉक में है, लेकिन लॉक में है, मोशन नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। तो कैपिटल F से एक्सटर्नल फोर्स हो गया और ये स्मॉल f से फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? तो मैं आपको अभी बताया क्या कि एक्सटर्नल बॉडी रेस्ट पर है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्लियर है इतनी चीज। अब मान लो आपने इस पे फोर्स लगाया, उसी केस में ये सरफेस है, ये ब्लॉक है,
अब आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, क्या होगा, है ना। तो या तो यहाँ पे फोर्स लगाने से दो कंडीशन होगा, या तो बॉडी चल पड़ेगी या बॉडी नहीं चलेगी, दोनों बात हो सकता है। हो सकता है ये बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो, ये फोर्स इसके मास पे डिपेंड करे, तो बहुत, अगर ये अभी इनिशियल स्टेट में समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर ये बॉक्स बहुत हैवी है ना, मान लो घर के अंदर रखा हुआ कोई बड़ा सा अलमीरा है, भारी है, भरा हुआ सामान से, तो उसको आप अकेले नहीं हटा सकते। ये वही केस है, मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं कर रही है, ऐसे समझ लेते हैं। फिर कुछ ऐसा केस होगा कि एक बॉक्स रखा हुआ है, खाली है, आसान है, आप उसे खींचना चाह रहे हो तो आराम से खींच लेते हो, तो मतलब फोर्स लगाने से बॉडी चल भी सकती है, फोर्स बॉडी नहीं भी चल सकती है। अब मुझे फ्रिक्शन को समझना है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ये देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे लगाते हैं। मतलब जब आपने फोर्स नहीं दिया था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या था आपका, 0 था, ठीक है। अब मान लो आप इस एफ की वैल्यू धीरे से बढ़ाते हो, मान लो एफ बढ़कर हो गया 1 न्यूटन थोड़ी देर के लिए, है ना, 0 से बढ़ के 1 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, तो यहाँ जो लॉक है ना वो जाने नहीं देगा। यहाँ का जो लॉक है, मतलब जो फ्रिक्शन है कॉन्टैक्ट का, ये इसको जाने नहीं देगा। तो क्या करेगा, जितना आपने फोर्स लगाया है ना उतना ही फ्रिक्शन भी लगा देगा। देखो पहली चीज़ क्या है कि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो ग्राउंड और बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगी इसके लॉक की वजह से या रफनेस की वजह से। तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे, तो इधर लगाने का मतलब क्या हो गया, बॉडी की टेंडेंसी होगी इधर जाने की। अब अगर टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन इसको जाने नहीं देगा, वो किधर लगेगा, अपोजिट। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, जो उसका नेचर है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लगेगा, ये सही है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, ये अलग हो जाता है, मतलब हर केस में सही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप चलते ही हो, है ना, तो हम किस वजह से चलते हैं, हम क्या करते हैं, चलने से पहले पैर उठाते हैं। अब पैर उठाते हैं तो आप ध्यान दो कि हम पहले ग्राउंड को पुश करते हैं, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड को पीछे धकेलता है, ज़मीन को पीछे धकेलता है, तो ज़मीन क्या करता है, हम पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है फ्रिक्शन, वो आगे की ओर, तो इसी फ्रिक्शन से हम आगे चल पाते हैं, ठीक है ना। मतलब रफ सरफेस होगा, फ्रिक्शन होगा, हमें देगा तो हम चलेंगे। अब वही ऑयली फोर्स है, मतलब उसी सरफेस पे ऑयल गिरा हुआ है, अब हम पीछे से फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे जहाँ पे ऑयली सरफेस है, तो ऑयल मुझे फोर्स नहीं लगाएगा, रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन तो रहा नहीं, जो लॉक होना चाहिए था वो चिकना हो गया। तो जब आप ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो जहाँ पे ऑयल है, तो ऑयल आपको फ्रिक्शन दे ही नहीं पा रहा, वो स्मूथ हो गया है, तो रिजल्ट क्या होगा, हम फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमने ग्राउंड को पीछे फोर्स किया तो उधर ही हमारा बॉडी क्या उधर जाना चाहेगा, अब हम उधर जा नहीं सकते, हमारा ब्रेन हमें आगे लेगा तो हम गिर जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो फ्रिक्शन समझ में आ रहा होगा। और अगर ऑयल नहीं होता, हम फोर्स लगाते, तो रफ सरफेस पे हमें बॉडी पे फोर्स लगता है और हम आगे चल जाते हैं। मतलब हमें चलने के लिए, ग्राउंड पे चलने के लिए फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, तभी हम चल पाएंगे। हम अपनी ताकत लगा के चलते हैं, ये कहना गलत है। ग्राउंड अगर हमें फ्रिक्शन देगा तो हम चलेंगे। अब मान लीजिए आप रेगिस्तान में चले जाओ, पूरा बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, तो वहाँ पे आप जितने भी मर्जी चाहे फोर्स लगा लो आगे बढ़ने का, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि रेत आपको फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा दे रहा है, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हम नहीं लेके चल सकते। तो फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है कि हमें कितना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए जिससे कि हम चल सकें, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब जब फोर्स नहीं है तो इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और इधर आपका एक्सटर्नल फोर्स है, और हम टेबल बना रहे हैं। तो जब फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाएगा, और तब भी हो सकता है बॉडी मूव ना करे,
है ना। कहने का मतलब मान लो कि आप साइकिल चला रहे हैं ऐसे, है ना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं और साइकिल चला रहे हैं, ये आपका पीछे का कैरियर है। अब आपका कोई फ्रेंड आ गया, वो इस कैरियर को पकड़ लिया, अपनी तरफ से खींच रहा है। मतलब आप साइकिल चला रहे हो, यहाँ पे जो पैडल है ना, इससे पैडल लगा रहे हो आप इस पे चलने के लिए। आप पूरा पैडल लगा रहे हो, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो कि साइकिल चल पड़े। आपके पैडल लगाने से जो साइकिल है ये ग्राउंड को ऐसे पुश कर रहा है, ग्राउंड को यूँ पुश कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो साइकिल आगे बढ़ जाती, लेकिन आपका आदमी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, जो आपका फ्रेंड है, जाने नहीं दे रहा है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। आप जितना इधर लगाओगे ना, ये ताकत उतना ही लगाने लग जाएगा। आप अगर हल्का चलोगे तो आप हल्का ही उसको खींचोगे, ताकि वो गिरे भी नहीं और वहीं पे पड़ा रहे और आगे भी ना जाए। आपकी कोशिश ये होगी कि वो आगे ना जाए और वो गिरे भी ना। अब वो ज़्यादा पैडल मारेगा, ज़्यादा ताकत लगाएगा, तो आप भी उसको ज़्यादा खींचोगे। तो फ्रिक्शन भी इसी तरह से काम करता है ना। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन हो जाएगा। अब मान लो F फिर आपका 2 न्यूटन हो गया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन होगा। फिर मान लीजिए ये F बढ़ता गया 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन जो है ना, मैंने बताया था सबकी लिमिट होती है, तो ये फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये भी कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। मतलब ये है कि ये बॉडी 0 से 5 न्यूटन तक रेस्ट पे ही है, बॉडी आगे नहीं गई। एक्सटर्नल फोर्स भी लगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगा, लेकिन बॉडी मूव नहीं किया। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को 5.2 न्यूटन भी लगा दिए, तो अब ये फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। बॉडी किधर जाने लगेगा, मूव करने लगेगा। बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, है ना। और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका, वो चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स चेंजेस एंड हेल्प्स इन मूविंग, और फिर वो मूव करने के लिए हेल्प करने लगेगा। एंड हेल्प्स इन मूविंग, बात समझ में आए? तो अब हम समझ सकते हैं फ्रिक्शन कितने तरह की है। तो अब आप ये समझिए कि जैसा मैंने बताया कि फ्रिक्शन 3 तरह की हो गई। पहला आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये वाली केस है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा और बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इन स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब मूव नहीं करेगा, ठीक है, पहली चीज। और इसका दूसरा पहचान क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स हो गया और इधर आपका Fs हो गया, है ना। Fs क्या हो गया आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी इज नॉट मूविंग, है ना। इस स्टैटिक फ्रिक्शन से बॉडी मूव नहीं करेगा। इसकी वैल्यू जो है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया।